पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर तो यह है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हुक्म पे कराची में जो वाक़या हुआ था 18 और 19 अक्टूबर को, उस हवाले से वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। जो उसमें एक्शन लिया गया वो भी सामने आ गया। इस रिपोर्ट की जो एक तो अफवाज पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ISPR उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ इस हवाले से जारी किया, कुछ तफसीलात तो उसमें मेंशन है। इसके अलावा इसकी फाइंडिंग्स क्या, इस रिपोर्ट की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में अपने पैनलिस्ट से उस हवाले से कुछ जान सकें, क्योंकि एक हमारे पैनलिस्ट कोशिश होगी कि उस कमेटी के भी मेंबर हैं जो कि वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से बनाई है। तो मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस हवाले से वो भी जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के हवाले से। साथ साथ नाज़रीन, जो हुकूमती परफॉर्मेंस है उसमें एक दावा किया गया था सर्कुलर डेट को ख़त्म करने का। ना सिर्फ सर्कुलर डेट को ख़त्म करने का, वज़ीर आज़म ने कौम को एक खुशखबरी भी सुनाई थी कि माजी की जो हुकूमतों ने IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए थे, उन मुआहदों को ये हुकूमत दोबारा से रिविज़िट करेगी, नए मुआहदे इस हवाले से किए जाएंगे। और ये खुशखबरी जब वज़ीर आज़म ने कौम को सुनाई थी तो ये कहा था कि इससे हज़ारों अरब रुपए पाकिस्तानी कौम के जो हम एक्सेस पेमेंट करते हैं, रीनेगोशिएट होंगे मुआहदे, तो वो बच जाएंगे। ये ऐलानात अगस्त के महीने में हुए थे। आज हम नवंबर में बैठे हैं, तो इस पर प्रोग्रेस अभी तक क्या हुआ? क्या ऐसी वजह तो नहीं है कि वज़ीर आज़म के अपनी ही टीम में बैठे हुए चंद लोग नहीं चाहते, और उनमें से चंद के तो अपने IPPs हैं भी, पावर हाउसेज हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को खुद बिजली बेचते हैं या उनके रिश्तेदार बेचते हैं, और वो भी इन फैसलों में शामिल होते हैं। वो नहीं चाहते कि ये मुआहदे जिस पे कि इतनी मेहनत की गई और हुकूमत ने दावा भी किया कि वो किसी तरह से पाए तकमील पे पहुँचें। तो इसकी तफसीलात क्या हैं, और साथ साथ कुछ कमीशन किकबैक्स भी हुकूमती लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन से हैं इस पर तफसील से भी बात करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाक़यात होने शुरू हो गए इस हुकूमत में भी। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ बात स्टूडियो में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाड साहब, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान हुकूमत सिंध के, बहुत शुक्रिया। और स्पेशली आज इस्लामाबाद आए हैं, और उससे अच्छी बड़ी बात यह है कि एक अच्छे वकील भी हैं और कानून साजी भी करते हैं, और वकील होने के नाते वकला की एक अच्छी बात होती है कि एक एक लफ्ज़ जो होता है उसकी लीगल इंटरप्रिटेशंस भी बहुत अच्छी देते हैं। तो पहले तो आप ही से, क्योंकि आप इस्लामाबाद में आज स्टूडियो में आए हुए हैं, तो आज की जो रिपोर्ट आई है ISPR ने रिलीज़ की, उस रिपोर्ट पे हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ क्या है? काबिल कबूल है आपको? देखिए, रिपोर्ट के जो एक्चुअल कंटेंट्स हैं वो तो हमारे पास नहीं है। अभी जो ऐलान की हद तक जो चीज़ें हैं वो आई हैं, और हम समझते हैं खुशाइन चीज़ है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। और जिस रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, कानून की सरबुलंदी की बात करते हैं, मैं समझता हूँ उसकी तरफ एक अच्छा कदम है। हम इसलिए भी इसको वेलकम करते हैं कि आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये डिमांड की थी 20 अक्टूबर को कि इस मामले की एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और आर्मी चीफ से उन्होंने DG ISI से इस बात का मुतालबा किया था। और खुशाइन चीज़ है कि उस मुतालबे पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया आर्मी चीफ ने, और ऐलान किया कि जी इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, और वो इंक्वायरी आज पब्लिक के साथ शेयर कर ली गई है। कुछ फैसले आर्मी ने कर लिए हैं इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी डेवलपमेंट है, एक पॉजिटिव चीज़ है, और खुशाइन डेवलपमेंट है कि इदारों का एहतराम हम सब के ऊपर वाजिब है, और ये जो फैसला आज हुआ है ये इस बात को शो करता है। बिल्कुल ठीक है। और मुर्तज़ा वहाब साहब ने नाज़रीन बिलावल भुट्टो साहब की जिस बात का जिक्र किया, वो क्या डिमांड की थी उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से और DG ISI जनरल फैज़ हमीद से। आइए देखते हैं। आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIGs तक सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो IG के घर में गए और IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो, वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी उनको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। जी नाज़रीन, और आज ये रिपोर्ट आने के बाद
बिलावल भुट्टो साहब ने इस हवाले से अपने किन तासुरात ज़ाहिर किया, रिपोर्ट को वेलकम किस अंदाज में किया, जैसे कि मुर्तज़ा वहाब साहब बता रहे थे कि बतौर जमात, बतौर हुकूमत सिंध आप इस स्टेप को वेलकम कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है, और जो बुरी तरीकाकार यही है कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो, और जो किसी से गलती हुआ हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और इसी सिलसिला को हम आगे लेके चलेंगे। जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें सब मिलकर काम करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, खुश आइंदे और पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए आइंदा मिलकर काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इसको वेलकम कर लिया बतौर सियासी जमात भी, और तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं हुकूमत सिंध ने भी इसको वेलकम किया है। और लेकिन हुकूमत का इस हवाले से रिपोर्ट पे रिएक्शन किया, क्या हुकूमत भी इस रिपोर्ट को वेलकम कर रही है? एक ऐसी रिपोर्ट के जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस हवाले से सवाल किया गया था तो उन्होंने सारे इंसिडेंट को गालिबन कॉमेडी करार दिया था। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने रिपोर्टर्स प्रोग्राम में साबिर शाकिर के सवाल के जवाब में, आइए देखते हैं। अहम तरीन आदमी, मैंने कहा था अगवा हो गया, आपको नहीं पता, एक मासूम आदमी गिरफ्तार हो गया। अफवाह कौन हुआ? अगवा वो आईजी सिंध को अगवा किया गया ना। मैं तो इसको एक कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। जी मिनिस्टर साहब, अब वज़ीर आज़म तो इसको कॉमेडी समझ रहे थे, बट इतना सीरियस मामला है कि इस पे रेंजर्स और ISI के अफसरान, उनके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने ना सिर्फ इंक्वायरी की बल्कि एक्शन भी लिया। ये कहीं आपके साथ ब्लैक कॉमेडी तो नहीं हो गई? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए अर्शद साहब, एक तो ये जो डिमांड थी वो आर्मी इंस्टीट्यूट और उनके चीफ से थी। उनका एक आर्मी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके तहत उन्होंने इंक्वायरी कर ली। इंक्वायरी के अंदर उन्होंने जो समझा सही वो कर दिया। दूसरी पार्टी थी सिंध गवर्नमेंट और सिंध की हुकूमत, उन्होंने इसको खुशाइन का, और उनके हिसाब से उनकी जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। दैट्स अबाउट इट। ना आर्मी को हम डिक्टेट कर सकते हैं कौन सा ऐड करना है और कौन सा ऐड नहीं करना, ना हम सूबा सिंध को कह सकते हैं कि आपने ये क्यों डिमांड की थी और क्यों नहीं की थी। बाकी 3 में या 13 में जो लोग नहीं हैं, जैसे कि नवाज शरीफ का बयान है कि वो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। नवाज शरीफ का क्या है? कोई ट्वीट आया है कि हम रिजेक्ट करते हैं उसको, और जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो नहीं हो सके। तो उनकी जो डिमांड है, एक तो मफरूर हैं, भगौड़े हैं, भागे हुए हैं, कन्विक्टेड हैं। अच्छा, ये कि नून लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, आप कह रहे हैं रिपोर्ट को, एज पर द ट्वीट। अच्छा नाज़रीन, मिनिस्टर साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इसको रिजेक्ट कर दिया। एक दो और बातें भी की मिनिस्टर साहब ने, मैं उस तरफ भी आता हूँ और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब से उसका जवाब लेंगे। लेकिन जो नून लीग का इस हवाले से नाज़रीन रिएक्शन आ रहा है, आपको याद होगा कि डॉन लीग्स के मामले पे, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने खुद उस वक्त कहा था कि एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, और फिर एक कागजी कार्रवाई जब डाली गई तो उस वक्त के ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट की थी कि रिपोर्ट इज रिजेक्टेड। तो मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन में बैठे हुए वो आज तक चीज़ भूली नहीं है। और उस वक्त जो वाक़यात हुए थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और उस तारीख को जिस वक्त ये ट्वीट हुई थी, गालिबन वो लाहौर में थे आर्मी चीफ, और DG ISPR खुद ट्वीट नहीं करते, शायद आर्मी चीफ से बात हुई होगी, और जो भी मतलब आया तो उन्होंने कर दिया कि जी द एक्शन इज रिजेक्टेड एंड द रिपोर्ट इज रिजेक्टेड। तो वो चीज़ मियाँ साहब के दिमाग में आज तक है। और फिर जब ये मामला एस्केलेट हुए तो मियाँ साहब, क्योंकि एक ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले भी अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखते रहे थे, उन्होंने उस वक्त डिमांड की थी कि आई नीड द हेड्स टू रोल, मुझे इनके सर चाहिए अफसरान के, और उसमें 2-3 अफसरान के उन्होंने नाम लिए थे, जिनमें मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के खिलाफ भी वो कहे थे कि आई नीड द हेड्स टू रोल, जिनमें जनरल आसिफ गफूर का भी था। तो चीफ ऑफ द आर्मी साहब ने कहा कि मियाँ साहब की हो गया, कुछ एक्शन वगैरह कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं हल कैसे करना है मसले का। और फिर एक और ट्वीट आई थी कि द ट्वीट इज विड्रॉन गालिबन। वो दोनों चीज़ें आज भी पड़ी हैं, और ये चीज़
मियाँ साहब के जहन से निकली नहीं है आज तक। और अब लंदन बैठ के जो मिनिस्टर साहब ने हमें अभी आगाह किया कि उन्होंने ट्वीट की है कि द रिपोर्ट इज़ रिजेक्टेड, और वो कह रहे हैं मियाँ साहब बकौल मिनिस्टर फैसल वाडा साहब के कि ये शायद छोटे मोटे किसी अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो जो एक्शंस लिए गए हैं वो एक ब्रिगेडियर और जो बल्कि ISPR का जो प्रेस रिलीज है उसमें बड़े वाज़े तौर पे लिखा गया है कि जो एक्शन लिया गया है वो IG सिंध की ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के हवाले से ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी। यानी कि जो IG सिंध ने कंप्लेन की थी, जो शिकायत की थी, उसमें जो मसाइल थे उसको आइडेंटिफाई किया जाए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में और उनको रिड्रेस किया जाए मामलात के। तो ये बेसिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था इंक्वायरी रिपोर्ट के। और इस हवाले से जब रिपोर्ट आ रही थी, तर्जुमान हुकूमत सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनको शायद इस प्रेस रिलीज से पहले आगाह कर दिया गया था कि ये एक्शंस हो रहे हैं। वर्बली शायद आप लोगों के नॉलेज में थी कि ये वाले एक्शंस ले लिए गए और हुकूमत सिंध को बताया गया था गालिबन। नहीं, मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा कि इस इंक्वायरी प्रोसेस से हमारा कोई लेना देना नहीं था और इसके जो मंदरजात थे वो हमारे साथ शेयर नहीं किए गए। हमें भी थ्रू दी प्रेस रिलीज़ ये बात पता चली थी। हमारी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट एक चल रही है जो कैबिनेट कमेटी वज़ीर आला सिंध ने तश्कील दी थी, उसकी भी अगले 2-3 रोज़ में इंशाअल्लाह रिपोर्ट आ जाएगी। देखिए, अच्छी चीज़ जो आप जब फैसल वाडा साहब से सवाल पूछ रहे थे कि इल्ज़ामात ये लगे और ये एक्शन लिया गया, मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ है ये। मैं समझता हूँ आर्मी चीफ ने एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज ये दिया कि कानून की सरबुलंदी होनी चाहिए, इदारों का एहतराम होना चाहिए, जो ओहदे हैं उनका एहतराम होना चाहिए और इज़्ज़त व तकरीम के साथ काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये वो पॉजिटिव मैसेज है जो हमें देखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द लॉ दैट प्रिवेल्स। और मैं समझता हूँ इस तमाम प्रोसेस के अंदर आपने देखा मीडिया तो अभी मजीद भी प्रिवेल करना है। वो मैं आपसे चंद सवाल करूँ मैं ये, क्योंकि आप वकील भी हैं, तो एक एक लफ्ज इशू ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस, तो IG सिंध की जो शिकायत थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उस हवाले से बनाई गई, ये बात इसी तरह से समझ आई आपको? नहीं, थोड़ा सा मैं अगेन इस चीज़ को करेक्ट करूँ। हुआ ये बेसिकली जब ये 18-19 तारीख को वाक़या हुआ और मीडिया पे और स्पेशली सोशल मीडिया पे इतनी बात की गई, तो उस वक्त एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी वज़ीर आला सिंध ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसी रोज़ 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा चूँकि इल्ज़ामात पाक फ़ौज के कुछ अफसरान की तरफ लग रहे हैं, कुछ इदारों की तरफ लग रहे हैं, तो जो कानूनी तरीक़ेकार है उस इदारे के अंदर तहकीकात करने का उसको फॉलो करना चाहिए। और इसलिए वो डिमांड की गई कि इन चीज़ों को रिड्रेस करने के लिए और इस चीज़ों पर क्लैरिटी लाने के लिए आर्मी चीफ इंक्वायरी करें। आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और गालिबन कोर कमांडर कराची को ये टास्क दी गई और उन्होंने इस हवाले से इंक्वायरी की गई। इस इंक्वायरी करते वक्त जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये कि जो अग्रीव पार्टीज थी उनको बुलाया गया, IG को नेचुरली बुलाया गया होगा, उनसे पूछा गया होगा कि जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, जो मीडिया पे बात हो रही है, सवालनामा दिया गया था। ये मेरे लिए इस पे बात करना मैं समझता हूँ प्रॉपर नहीं हो सकता बिकॉज मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये बात मैं समझता हूँ डेफिनेटली हुई होगी कि IG से बुला के पूछा गया होगा कि जी ये जो बातें की जा रही हैं, सवालनामा भेज के हो जवाब सकता है या उन्होंने जवाब जमा कराया हो। और सेम गोज फॉर जो ISI के रेंजर्स के अफसरान थे, उनसे भी कोई ना कोई उनका वर्जन लेने के बाद इस चीज़ के ऊपर फाइनल आए होंगे। बिकॉज हम समझते हैं बिल्कुल वो तो अंडर कमांड है, तो उनको तो कोर कमांडर साहब बुला भी सकते हैं। और आपने ISI और रेंजर्स अफसरान का जिक्र किया, तो नाज़रीन ISPR ने आज बाकायदा तौर पर हमें यही बताया कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश हुई थी उसमें पाकिस्तान ऑफिसर्स फ्रॉम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और ISI सेक्टर हेडक्वार्टर कराची, उनको क्योंकि ये मामला उनके पास है, दे वर सीज्ड विद द मैटर। और मसला क्या था, जो मज़ार कायद की बेहुरमती हुई थी उस हवाले से उनके ऊपर इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर था, जो अवामी दबाव था वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। रेंजर्स और सवाल बनता है कि जी ISI के ऊपर अवामी दबाव कैसे, ये तो सिंध हुकूमत पे होना चाहिए था या कि सिंध पुलिस पे होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से तो एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री है लॉ एंड ऑर्डर इशू की, जिसमें रेंजर्स ने बाकायदा अपनी हेल्पलाइंस भी दी हुई हैं, ऐप्स भी मुतारिफ करवाई हुई हैं और जितना कराची में लॉ एंड ऑर्डर ख़ास तौर पे तो एक्टिव रोल पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस का, ISI का, रेंजर्स का एक्टिव रोल है। और कराची के जितने मेन प्लेयर्स हैं उनके पास ये तमाम लोग कोऑर्डिनेशन में एक्ट करते हैं, तो शायद उस इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर की बात हो रही होगी। मिनिस्टर साहब ऐसा ही है कि, और ये इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदगी भी करती है, तो आपके अवामी नुमाइंदे भी ये प्रेशर डाल रहे थे किसी ना किसी तरह से। अर्शद साहब, सबसे पहले तो आपसे मेरी गुजारिश होगी, आपने बार बार अपने फर्स्ट फेज में ही कहा कि
मिनिस्टर के बताए हुए ट्वीट, तो मैंने अभी बहुत गौर किया तो वो ट्वीट तो आपके सामने पड़ा हुआ है। अच्छा? आपके अच्छा, मैं देखें दोस्त इतने और कागजात होते हैं, मुझे नजर ही नहीं आया। मफरूर नवाज शरीफ का, लेकिन क्योंकि आपने कोट कर दिया था तो मैंने कहा मिनिस्टर साहब अगर कह रहे हैं तो मेरे सामने इसकी क्या मजाल है, आपकी ज्यादा तफ्तीश ये कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन की कैपेबिलिटी है इनकी। एग्जैक्टली। तो ये अगर लॉयर ये कह रहा है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर ये सिर्फ जनरल साथियों की तफ्तीश करना छोड़ देना, हुकूमत पे कंसंट्रेट करें सर्कुलर तो डेट बहुत पे अच्छा। अगर तफ्तीश इनके हवाले करते हैं शायद कुछ पता चल जाए फिर। तो ये इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर तो ये बता सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं वही कहूंगा कि देखें, आर्मी ने एक एक्शन करना था, उन्होंने कर दिया, दे आर ओके, दे आर हैप्पी। Increasing public pressure, आप अवामी नुमाइंदे हैं ना आपके। लेकिन इसमें जो मेन आदमी था, जो कल्प्रेट था, कैप्टन सफदर, जिसको उस और पे भी नून लीग आते को जो उनकी परवरिश के अंदर ये बताया गया कि आपने बुजुर्गों की कब्रिस्तान में जाके कब्र पे आप नारेबाजी करें, झंडे गाड़े, लाते मारे, वो मुद्दा पीछे रह गया। ये डिमांड थी, ये हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है जी, बड़ा अच्छा हो गया। अब जो मेन कल्प्रेट था, जिसने ये कायद के मजार पर जाके, फादर ऑफ द नेशन के मजार पर जाके आप ये सब कुछ किया, उसका कोई ना जिक्र है ना मुद्दा है। उस पे भी आते हैं, उस पे आते हैं। ये इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर जो है, देवर अंडर इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर। एक लॉ एंड जो अफसरान हैं रेंजर्स के और सिंध ISI के और सिंध रेंजर्स के, अब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में चीजें स्टेब्लिश हो रही है। देवर अंडर इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर टू एंश्योर प्रॉम्प्ट एक्शन एज पर द लॉ। अगर उस दिन के वाकयात को हम देखें तो आपकी पार्टी, आप खुद कराची की नुमाइंदगी करते हैं, आपके वफाकी वुज़रा, आपके सिंध के पॉलिटिशियंस, कराची के पॉलिटिशियंस, वो तो इस पे काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, पुलिस स्टेशन भी थे, गवर्नर साहब भी इस मामले में क्या एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो ये वो इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर है जो अवामी नुमाइंदे डाल रहे थे। देखिए जी, हम तो बेहुरमती के ऊपर, कायद के मज़ार के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे और हम उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम आज भी चाहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब की पार्टी ये रिजॉल्व करने के बाद, अब तो ये हो गया है, उस पर क्या एक्शन लेती है, या मेहमान नवाज को आप कब्रिस्तानों की बेहुरमती करने की भी इजाजत दे देंगे। उसको किसी ने भी कहा, हुकूमत सिंध ने भी कहा, हमने भी कहा कि बिल्कुल वो। दूसरा ये कि देखिए सर, ये इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर कहां से आ रहा था? ऐसा इशू ही है, मेरी गुजारिश ये कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ISPR साहब का आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जी जी, तो सर इसका बहुत सिंपल तरीका है कि मैं आपको नंबर देता हूँ या आपके पास नंबर होगा, आप ISPR को लाइन पे लें, उनका इंस्टीट्यूट है, उनका मुद्दा है, उनका बयानी है, वो आपको जवाब दे सकते हैं। क्योंकि सिंध हुकूमत वी डोंट इंटरफेयर इन ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स। एक डिफेंस मिनिस्टर भी वैसे आपके पास है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी है, कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। चलें खैर, आप कह रहे हैं कि आपके इन चीज़ों से ताल्लुकात नहीं है, मसाइल डिफरेंट है। चले, अब वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं तो मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता मुर्तज़ा साहब, लेकिन आप बतौर वकील भी, एक सिंध हुकूमत के तर्जमान में, ये जो इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने इस्टेब्लिश किया है कि जनाब उनके ऊपर एक पब्लिक प्रेशर था इस हवाले से, तो ये जो पब्लिक प्रेशर था ये अवामी नुमाइंदे डाल रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पब्लिक प्रेशर था, यहाँ के वहाँ पे कोई कराची में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, रेंजर हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट था, ISI सेक्टर हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, गवर्नर सिंध या चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा था। इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टैब्लिश कर रही है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमें जो चीज़ याद है, क्योंकि आप लोग भी इस मामले को देख रहे हैं, गवर्नर सिंध उनका दफ्तर इस्तेमाल हुआ, PTI के वफाकी वुज़रा इस्तेमाल हुए, सूबाई वुज़रा या पार्लियामेंटेरियन इस्तेमाल हुए, ये उसका जिक्र करें। और क्या अफसरान की तो कुर्बानी दे दी अफवाज पाकिस्तान ने, लेकिन ये जो इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर डाल रहे थे वो कौन है? देखिए, ये पब्लिक कौन है? ये जो आपने पब्लिक प्रेशर का सवाल पूछते हुए खुद वाजे किया कि क्या कहीं प्रोटेस्ट हो रहा था किसी दफ्तर के बाहर, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। 18 अक्टूबर के रोज़ एक ही जगह प्रोटेस्ट हो रहा था और एक बहुत बड़ा आवाम का जम्मे गफ़ीर था, वो मज़ार कायद के बिल्कुल बराबर में बाग़े जिनाए, जहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा था, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेज़बानी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में, पाकिस्तान भर की अपोजिशन पार्टीज़ के कायदीन जो थे वो इस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़, जमहूरियत दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। कुछ लोग थे PTI के जो मैं समझता हूँ उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की उस जलसे से, उस जलसे की जो कामयाबी थी उससे अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की, और वो लोग PTI के कारकुनान थे, PTI के लीडरान थे। मैं बहैसियत तर्जुमान भी छोड़ दें, वकील भी छोड़ दें, मैं बहैसियत इंसान, बहैसियत शहरी, मुझे एक चीज़ बड़ी अफसोसनाक लगी कि इनके पार्लियामेंटेरियन जो हैं उन्होंने पुलिस के मामलात में मदाखलत करने की कोशिश की। इनके जो वहाँ पे पार्लियामानी पुलिस के ये पब्लिक प्रेशर जो है, मैं आ रहा हूँ कभी पूरी बात, इनके जो वहाँ के MPs हैं वो थाने में बैठे, वो वीडियो सोशल मीडिया पे खुद उन्होंने ट्वीट की, सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसके अंदर
हलीम आदिल शेख साहब मौजूद थे वहाँ पर, राजा अदर साहब मौजूद थे, खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद थे, बाद में अली जैदी साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं वो थाने पर गए और उन्होंने कहा कि आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी को हम देख लेंगे, इस तरह की बात, ट्वीट उनका ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। गवर्नर साहब ने इस हवाले से बात की। तो एक तरफ पीटीआई कहती है कि इदारों का एहतराम करना चाहिए और सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। देखिए वो चला भी रहा है, अगेन क्लियरली वार्निंग चीफ सेक्रेटरी एंड आईजी ऑफ सिंध, एक्शन मस्ट बी टेकन इफ दे आर अलाउड टू लीव। ये वाले पब्लिक अवाम थी जी, एग्जैक्टली तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जो बार बार कहती थी कि इदारों का एहतराम करना चाहिए और सरकारी मामलात में मदाखलत, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से अफवाज पाकिस्तान को अपने सीनियर अफसरान कुर्बान करने पड़े। मुझे तो कोई और पब्लिक नजर नहीं आती और मैं समझता हूँ कुर्बानी की बात नहीं करनी चाहिए। आपके मुताबिक ये पब्लिक था, ये पब्लिक प्रेशर था इनका। अगर आप इनके 4, 5, 6 जो लीडरान हैं, 20, 22 कारकुनान हैं, उनकी बात कर लें, उसको पब्लिक में आप काउंट करना चाहें काउंट कर लें। बट मैं नुमाइंदे हैं सर, कैसे नहीं आप काउंट करेंगे? मुझे तो खैर बतौर वकील आप बता दें। मैं खैर बतौर वकील तो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि अवामी नुमाइंदे हैं लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी एतबार से इस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। बट नेवरदलेस इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कुर्बानी दी, मैं समझता हूँ मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट किया और नेगेटिविटी की तरफ नहीं जानी चाहिए। और मैसेज ये है कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती है, कानून की हुक्मरानी है। आते हैं काफी लंबा प्रेस रिलीज है, अभी तो मैं सिर्फ इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर पे आया हूँ, बाकी चीजें भी हैं इस हवाले से, वो भी डिस्कस करेंगे। सर बड़ी अच्छी इन्होंने तदमीन बांधी और बड़े एक ही फ्लो, एक सेकंड लूंगा मैं, इन्होंने बड़ा अच्छा फ्लो में बात की कि बिलावल साहब ने पीडीएम का कामयाब जलसा और जो था वो उन्होंने किया, लेकिन ये बताना भूल गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही की क्वालिटी थी कि उस पीडीएम की बलून में से हवा और उसको तहस नहस जो किया वो भी बिलावल साहब ने किया, जिसके हम शुक्रगुजार और डे वन से कहते थे कि बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन, इदारा दुश्मन नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब देखें जवाब तब्दीली आपने नाज़रीन महसूस की होगी कि अपना तहरीक इंसाफ के एक वोकल वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाइव प्रोग्राम में बैठ के उनकी क़यादत की तारीफ कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं और चेंज तो आपको यकीनन महसूस हो रही होगी। मैं इस पे दोबारा भी आता हूँ प्रेस रिलीज पे नाज़रीन, जो मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि ये एक वो ट्वीट मेरे सामने भी गालिबन ये प्रिंट आउट भी पड़ा है जिसमें कहा गया है कि जी रिपोर्ट रिजेक्टेड, और मिनिस्टर साहब ने इसकी बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन भी दी थी। और इस पे जो ब्लेम डाला गया है कि जी जूनियर अफसरान को स्केपगोट करने की कोशिश की गई है, तो जो ब्रिगेडियर रैंक के अफसर होते हैं और जो आईएसआई सेक्टर हेडक्वार्टर का जो जिक्र किया गया है, एक तो अगर आईएसआई के वाकई ये ब्रिगेडियर साहब हैं जिनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है, तो वो गालिबन फिर उस रैंक के हवाले से देखा जाए तो सीनियरिटी में काफ़ी सीनियर आते हैं और एक प्रोविंशियल चीफ ऑफ एन इंटेलिजेंस एजेंसी अफवाज पाकिस्तान ने इस हवाले से उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, तो उस सीनियरिटी की हायरार्की में काफ़ी ऊपर आ जाता है ये रैंक। तो मेरा ख्याल एक साबिक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को और नून लीग को ये एहसास होना चाहिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इससे आगे वो क्या चाह रहे हैं, जूनियर ऑफिसर्स से इनकी ये क्या मुराद है कि इस लेवल पे एक्शन हो रहा है, रेंजर्स में भी और आईएसआई में ये एक्शन लिया गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद। और इससे पहले इतना बड़ा एक्शन इतने सीनियर अफसरान के हवाले से इतने छोटे से इशू पे हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि मेरी इतलात ये है कि जो चीज़ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मेंशन नहीं है वो ये है कि किडनैपिंग जो कहा जा रहा था कि जी आईजी को अगवा किया गया, आईजी साहब को किडनैपिंग किया गया, एबडक्ट किया गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एबडक्शन या किडनैपिंग जैसी कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई है। आईजी साहब बाकायदा खुद अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ पे तशरीफ लेके गए थे और जहाँ पे उस वक्त गालिबन प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी मौजूद थे। और जो एक्शन, अगर अब सवाल यकीनन ये बनता है कि जनाब अगर एबडक्शन नहीं है, किडनैपिंग नहीं है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने ये इस्टेब्लिश नहीं किया, तो इतने सीनियर अफसरान के खिलाफ फिर एक्शन किस बात का, किस वजह से उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया और बाकी एक्शन अब जीएचक्यू में जो भी उनके खिलाफ होना है। तो गालिबन ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सीनियर अफसरान, जो कि फिर आगे कहा भी गया है कि आईजी एक सूबे का बहरहाल है, तो बजाय इसके कि आईजी साहब को बुलाते तो साहिबान आप खुद उठ के उनके पास चले जाते। अब आगे ये वाली चीज़ भी आ जाती है कि इदारे जो इस लेवल पे सीनियर अफसरान होते हैं कि अगर आईएसआई के सेक्टर कमांडर वहाँ पे बैठे हैं, रेंजर्स के विंग कमांडर्स वहाँ पे हैं, बजाय इसके कि वो आईजी साहब को जाके कहते और जिसका जिक्र आ रहा है कि जी नहीं जी आप उठ के चले, तो वो खुद चले जाते वहाँ पे, तो शायद ये ना होता। तो इस वजह से कि आपने आईजी को बुलाया, आप खुद नहीं गए, ये वाला एक्शन लिया गया जिससे कि बदमज़गी क्रिएट हुई इदारों के दरमियान। और फिर आगे जो एक्शन है वो हमारे सामने इस हवाले से मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, जैसा कि आपको मुर्सा वहाब
साहब ने बताया भी, बिलावल साहब भी कह रहे कि इस रिपोर्ट से काफ़ी इनको तसल्ली हुई है। और तसल्ली इस वजह से भी है कि बिलावल साहब ने ये डिमांड की थी, पब्लिकली डिमांड की थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का फ़ोन गया था चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इंक्वायरी ये कमेटी इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, कोर कमांडर कराची ने ये इंक्वायरी की और जो एक्शन है वो भी इस हवाले से लिया गया, जिससे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कह रही है कि आइन और कानून की बालादस्ती है, इदारों का एतमाद इस हवाले से बहाल होता है और जो बदमज़गी की एक हवा क्रिएट हुई थी वो भी इस हवाले से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और आपने मिनिस्टर साहब को देखा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब इसे कॉमेडी कह रहे थे, लेकिन अब इतनी सीरियस रिपोर्ट आने के बाद लग ये रहा है कि ये वफाकी हुकूमत और इसके जो लोग कराची में थे और जो इंसिस्ट कर रहे थे, ये उनके साथ थोड़ी सी ब्लैक कॉमेडी। और इस ब्लैक कॉमेडी में और कौन कौन शामिल था, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने अगर अपने 2 अफसरान की कुर्बानी दी है तो अब अगला सवाल नाज़रीन ये भी बनता है कि इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर डालने वाले कौन लोग थे, क्या उनके खिलाफ भी कोई उनके नाम आएंगे? जो हुकूमत सिंध इंक्वायरी कर रही है, जो पार्लिमान में कमेटीज इसकी इंक्वायरी कर रही हैं, और जो एक्चुअल वाकया हुआ था जिस हवाले से जिसका मुद्दा ही सारा बकौल वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब के गायब कर दिया, उस हवाले से भी क्या कार्रवाई आगे मुमकिन होगी ताकि आइन और कानून की बालादस्ती जिसका कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सब आर्मी चीफ को क्रेडिट दे रहे वो बाकी सियासी जमातें और हुकूमतें भी उस पर अमल करती हुई नजर आए। इस हवाले से बात करेंगे। और क्या गवर्नर सिंध ने इस हवाले से भी इंक्रीजिंग पब्लिक प्रेशर के हवाले से कोई किरदार अदा किया, वफाकी वज़रा का क्या किरदार था, और क्या वफाकी हुकूमत भी अपने इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या सिर्फ ब्लैक कॉमेडी पे मुस्कुराते रहेंगे कि इतने सीरियस इशू को जिसको वज़ीर आज़म ने कॉमेडी करार दिया वो ब्लैक कॉमेडी होती जा रही है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि जो ISPR का प्रेस रिलीज है उसमें जो अल्फाज का चुनाव किया गया है बहुत केयरफुली ड्राफ्ट की गई है प्रेस रिलीज, और इस पे जितनी मेहनत की गई है प्रेस रिलीज ड्राफ्ट करने में, लगता ये है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में इससे काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जिसमें एक एक लफ्ज़ आपको बताता है कि उसके पीछे जो कहानी है वो क्या है। और जब इसी प्रेस रिलीज में लिखा जाता है कि ओवर जेलसली ISI और रेंजर्स के अफसरान ने एक्ट किया, ओवर जेलसली का मतलब गालिबन पुरजोश तरीके से उन्होंने एक्ट किया, तो इतने जोश में आने की जो वजह थी उनकी वो इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर पब्लिक प्रेशर भी था और ये इतने पुरजोश भी हो गए, तो पब्लिक प्रेशर का तो हम सवाल कर चुके हैं, तो इसमें पुरजोश होने में क्या गवर्नर सिंध का भी कोई किरदार तो नहीं था? इस हवाले से नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ये बताते हैं कि वो हर किसी से राब्ते में थे और सिर्फ 2 राब्तों का तो वो इस प्रोग्राम में भी इकरार कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जिस वक्त ये वाकया हुआ था मेरा उस वक्त IG पुलिस से भी राब्ता हुआ, AIG से भी राब्ता हुआ, और उस वक्त जब ये सारा वाकया हुआ था, अगर वो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई थी FIR दर्ज कर लेते उस वक्त, और इसको एक आम आदमी जैसे कोई गरीब इंसान अगर जाके वहाँ पे इस तरह का बलवा करे और बेहूदगी बदतहजीबी का मुजाहरा करे, तो उसके साथ लॉ क्या काम करता। कि मुसव्वाब साहब ओवर जेलसली इन्होंने एक्ट किया, एक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इतना पब्लिक प्रेशर जो है वो किस हवाले से, तो गवर्नर सिंध ने 2 तो ये इकरार किए कि इस तरह से वो राब्ते में थे और ये FIR चाह रहे थे। ऑब्वियसली पुलिस का भी काम था, आप लोगों ने भी कहा कि गलत एक्ट हुआ, FIR कर लेते। तो ये जो ओवर जेलसली एक्ट किया रेंजर्स और ISI के अफसरान ने, तो गवर्नर साहब की भी तो की या उनके दफ्तर से तो कोई कॉल नहीं गई इनको, रेंजर्स को या ISI हेडक्वार्टर के, नहीं जनाब FIR होनी चाहिए? एक सेकंड दे दें। मैं आपने जो कहा सर कि हमने पब्लिक प्रेशर को हमने मान लिया कि पब्लिक प्रेशर हमारे वजीर या मुशीर या आपने मान लिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो वहाँ मेरे ख्याल से DG ISPR की अंग्रेजी कितनी केयरफुली लिखी हुई है, उसमें ये लिखा होता कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, तो वो नहीं लिखा, तो इसका मतलब पब्लिक प्रेशर था। मैं इसीलिए तो और जो जोश है वो जिसको भी जोश आया उसको बिल्कुल ठीक जोश आया, क्योंकि अगर आप फादर ऑफ नेशन के कायद के मज़ार पे जाके झंडे गाड़ेंगे, ठुड्डे मारेंगे, तो किसी भी पाकिस्तानी को इससे ज्यादा जोश आना चाहिए था, और बिल्कुल राइटली सो जोश। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो बात है ना ओवर जेलसली, आपने गवर्नर साहब का दिखा दी इंटरव्यू, गवर्नर साहब ने गालिबन ट्वीट भी किया था इस हवाले से। अब देखें गवर्नर साहब का ये काम नहीं है कि वो इस तरह पॉलिटिकल मामलात में, कानूनी मामलात में इंटरवीन करें। एक बड़ी
हाई लेवल पोजीशन होती है, तो आई थिंक ही शुड नॉट स्टूप टू सच लेवल्स। तो विद ग्रेट रिस्पेक्ट मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं असल जो बदनीयती कह लें, तमाम चीज़ें, वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इस कैप्टन सफदर वाला जो इंसिडेंट है, इसके हवाले से 3 दरख्वास्तें दायर की गई पुलिस के सामने। पहली दरख्वास्त दायर की गई राजा अजहर खान साहब, जो कि इनके MP हैं PTI के, कोरंगी से, उस एरिया के नहीं है, वहाँ मौजूद नहीं थे। पहली दरख्वास्त उन्होंने दायर की। दूसरी दरख्वास्त मज़ार कायद के जो कस्टोडियन हैं उन्होंने दायर की। चूँकि वो दोनों दरख्वास्तें कानूनी एतबार से कॉग्निजेबल नहीं थी, क्योंकि पुलिस डायरेक्टली कार्रवाई नहीं कर सकती, तो एक तीसरी कंप्लेन दायर की गई वकास अहमद खान नामी शख्स की तरफ से, जिसके बारे में हलीम आदिल शेख साहब ने खुद एडमिट किया बाद में कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। अगर एक मामला जो आप समझते हैं कानून शिकनी हुई है, उसको ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था ना। द फैक्ट कि एक मामले के ऊपर 3 डिफरेंट पार्टीज आ रही हैं, 3 डिफरेंट वर्जन्स लेके, दैट शोज के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा था। माइंडसेट ये था कि जो 18 अक्टूबर की इवेंट है उसको आपको अंडरमाइन करना है। अब आप मुझे बताइए कि वकास अहमद खान साहब की जब इन्वेस्टिगेशन की गई, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करा के अदालत में जमा करा दी है, और उन्होंने तो कही FIR ही जाली है। जी, मैं 3 पॉइंट, अब यानी कि इस पे कैप्टन सफदर पे इस हवाले से कोई एक्शन फर्दर नहीं हो मैं सकता, बताता या हूँ, हो सकता है? हो सकता है, मैं आपको बताऊँ तरीकाकार। और सिंध हुकूमत लेगी वो मैं आपको 3 बेसिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि हमने वकास अहमद खान साहब की जो CDR निकलवाई, जो मोबाइल नंबर उन्होंने FIR में दर्ज किया हुआ था, वो CDR उनकी लोकेशन शो करिए शाम को 4:30 बजे कि वो बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास थे, जो कि मज़ार कायद से मीलों दूर है सुपर हाईवे पर। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं जो हमने CCTV फुटेज निकाल के देखी, उस CCTV फुटेज का जब मुताला किया तो हमें कहीं पर भी इस तरह का इंसिडेंट होते हुए नज़र नहीं आया जहाँ पर जान से मारने की धमकी किसी ने दी हो, या वकास अहमद खान साहब खुद कोई CCTV फुटेज में हमें नज़र आ रहे हो। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये दर्ज की कि वकास अहमद खान साहब को बुलाया गया कि आप आइए, अपना बयान रिकॉर्ड कीजिए और अपने गवाहों को पेश कीजिए। वो नहीं आए, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने फैसला किया ये झूठी FIR और क्लास भी कर दी। FIR झूठी होगी। एक उसका जो कॉग्निजेबल पार्ट था पुलिस के लिए, उन्होंने उसको झूठा करार दे दिया। अब बाकी जो मेन ऑफेंस है जिसका कि मिनिस्टर साहब भी जिक्र करें, वो क्या है मज़ार और उस पे लीगली कहाँ पे केस है? मज़ार कायद की जो बेहुरमती का एस्पेक्ट है, वो जो कानून है 1971 का, वो कहते हैं समरी ट्रायल है, और समरी ट्रायल के लिए आपको अदालत के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा दायर करना होता है, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और फिर वो बेलेबल वारंट्स इशू करता है। अगर ये लोग कानून की बालादस्ती में बिलीव करते हैं, अगर जो गवर्नर साहब कहते हैं कानूनी प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था, अगर उस कानून को सही तरीके से पढ़ लेते, फॉलो करते, तो वो जो कायद-ए-आज़म के मज़ार के कस्टोडियन थे, मैनेजर थे, वो जाते मैजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त अपनी दायर करते, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता था। राजा अजहर साहब चाहते वो दरख्वास्त दायर कर सकते थे। कस्टोडियन ने दरख्वास्त दी थी, वो भी अब इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। वो मैजिस्ट्रेट के पास आज भी दायर कर सकते हैं, वो दायर वो अभी तक जो दरख्वास्त दायर की नहीं वो दायर गलत की। है। अभी तक मेरे पास जो इत्तलात है, मैजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने दरख्वास्त, पुलिस के पास जो दरख्वास्त दी थी उन्होंने, जो पुलिस के पास दरख्वास्त दी थी, वो मैंने आपको गुजारिश की कि चूंकि वो कॉग्निजेबल मैटर नहीं है, कॉग्निजेबल मैटर सिर्फ वो पार्ट था जहाँ पे वकास अहमद खान ने कहा था कि मुझे जान के पास नहीं जाएंगे तो ये वाली दरख्वास्त भी फारिग है जी, दाखिल दफ्तर। यस, क्योंकि जान से मारने की धमकी वाला चीज वकास अहमद खान ने ऐड की थी, इसलिए पुलिस ने FIR काटी। और सिंध हुकूमत खुद तो जा नहीं सकती मैजिस्ट्रेट के पास। सिंध हुकूमत भी जा सकती है, कोई शहरी भी जा सकता है। आप जाएंगे? मैं इसके ऊपर चेक कर सकता हूँ, अपनी क़यादत से पूछ सकता हूँ कि हम क़यादत ने तो कहा, आपकी नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा, हमने सबने कहा कि एक्ट गलत था। देखिए, हम समझते हैं कि मज़ार कायद जो है एक अगेन बड़ी काबिल एहतराम जगह है, और माजी में कैप्टन सफदर साहब ने जो किया वो गलत किया, उनको इस तरह नारेबाजी वहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। बट माजी में यही मेरे दोस्त की सियासी जमात ने उसी मज़ार कायद पर माशाल्लाह जो बातें की हैं, उसकी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर लूँगा, मैं दे दूँगा। पब्लिकली अवेलेबल है, हमारे आर्काइव में भी है। लेकिन जो मुर्तज़ा वहाब साहब नाज़रीन बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी शायद यही बात करते हैं कि थोड़ा दिल कुशादा रखना चाहिए, और इतने बड़े बड़े जब मामलात हों, जाली किस्म की FIR, जिस तरह के मुर्तज़ा वहाब साहब ने डिस्क्राइब किया कि जाली FIR भी की गई कि एक बंदा वहां पे मौजूद ही नहीं है, फिर जाके वो जाली FIR कर रहा है और फिर वो फोरेंसिक्स में आपको इस्टेब्लिश हो जाता है। यही कार्रवाई अगर आप करते रहेंगे, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, तो फिर तो आप इनको हीरो बनाते हैं। तो ये हीरो पंथी का जो काम कुछ लोग करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने क्या कहा था इस हवाले से, आइए देखते हैं। कोई FIR रजिस्टर हो गई, मुझे पता चला जी वो कोई पता नहीं वो राना सनाला किसी पुलिस वाले पे गाड़ी चढ़ाना चाहता था तो उसको पकड़ लें। मैंने उनको समझाया कि क्यों पकड़ने की जरूरत है। एक आदमी आपका घर लूटता है, कत्ल कर देता है किसी को घर में, और सारा पैसा लेके भाग जाता है। आप बजाय उसके ऊपर उसे पकड़ने के
आप हो गए जी वो लाल बत्ती क्रॉस किया उसको पकड़ के उसमें जेल में डाल दें, पागलपन है ना। आप तो उसको बचा रहे हैं जो असल उसने जुर्म किया है। इनके जुर्म ये हैं कि इन्होंने इस मुल्क को कंगाल कर दिया है, तो इनके छोटी छोटी FIR हैं तो इनके फायदे में जाती हैं। ये अहमकाना है कि इनको आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जनाब हीरो बना रहे हैं इनको। ये छोटी छोटी चीज़ों पे हीरो कौन बना रहा है बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के, और इनके इतने बड़े बड़े जुर्म हैं, तो ये हीरोपंती कौन कर रहे हैं? आपके लोग भी मुलव्विस हैं अगर आप इजाज़त दें मैं एक चीज़ कह दूँ, बिल्कुल। जवाब हलीम आदिल शेख इनकी पार्टी के हैं, गवर्नर साहब इनकी पार्टी के हैं, खुर्रम शेर जमान इनकी पार्टी के हैं, राजा अजहर खान इनकी पार्टी के हैं। तमाम लोग जिन्होंने सारा ये ड्रामा किया था, ये किस सियासी जमात के आपको पता है जिसके बारे में वज़ीर जिसकी आज़म कुर्बानी अफवाज ISI और रेंजर्स के अफसरान को देनी पड़ी, और वहां पे अभी खामोशी है। और लेकिन आप भी तो कराची से हैं, आप उछल उछल के क्यों नहीं इस मामले में आगे हुए कि नहीं ना ये छोटी सी FIR करो इनके खिलाफ और जाली FIR करो? देखिए अरशद साहब, एक तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि जो बड़े मुजरिम हैं उनकी गर्दन बड़ी FIRs के तहत और कानून के एक्शन के तहत और इंसाफ की फराहमी होते हुए हम देख भी सकें, जो हम 65 साल से नहीं देख रहे। और छोटी FIRों में तो आप इट्स इडियोटिक चीज़ के जिसमें आप छोटी FIR काटें, लेकिन इसमें जो मुर्तज़ा साहब ने चीज़ें बताई उसके अंदर मुर्तज़ा साहब को एक एज है कि वो बाय प्रोफेशन लॉयर है, एक लेमैन पाकिस्तानी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे सारी कानूनी तकाज़े नहीं पता कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है कौन सा नॉन बेलेबल है। तो एक पाकिस्तानी अगर अपने कायद के मज़ार पे जो फादर ऑफ द नेशन है, और मैं मुर्तज़ा साहब की मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं, सोचता हूँ एक्टिंग ओवर जेलसली, हुकूमत में आके या अहम ओहदों पे होके ओवर जेलसली एक्ट नहीं करना नहीं आपने। सर, अगर आप अपने जिम्मेदारी अगर आप पाकिस्तान फादर ऑफ द नेशन, मुल्क के वालिद जिनको कहा जा रहा है, जैसे आपने किया, आप तो उछल उछल के जाली FIR करवाने नहीं गए ना, क्यों नहीं गए आप भी तो कराची के नुमाइंदे हैं। देखिए सर मेरी बात सुनिए अर्शद साहब, एक जोश आपको भी आया होगा, जोश मुझे भी आया होगा, जोश इनको भी आया होगा जब भी इनकी पार्टी ने इस एक्ट को रिजेक्ट किया, कंडेम किया, कहा ये ठीक नहीं है। अब मसला सारा ये है कि क्या मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब की मोहतरमा शहीद लीडर हैं, क्या मुर्तज़ा वहाब साहब की मोहतरमा शहीद लीडर जिनको हम उस वक्त भी शहीद कहते थे, आज भी कहते हैं और आगे भी ये कहेंगे, वुड ही अलाउ मी टू डू द सेम वहाँ जाके? नहीं। क्या मैं अपने घर के किसी बड़े की आरामगाह पे मुर्तज़ा वहाब साहब या किसी और को, या आपको फॉर दैट मैटर किसी बहुत पावरफुल आदमी को भी, या किसी इदारे के सरबराह को भी क्या ये करने दूंगा? नहीं करने दूंगा। तो फिर क्यों मैं कायद के मज़ार पे होने दूं? तो इसको इमोशंस आपके थे, लॉजिकली या कानूनी तौर पे वो गलत हुआ, वो इनको एज है, वो मुझे भी एज जो नहीं मैं है। सवाल जो कर रहा हूं कि आपके रिएक्शन में और आप ही की जमात के कराची से बिलोंग करने वाले दीगर लोगों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क क्यों था? एक होश वाला, पूरे होश आवास वाले, एक मदोशी वाले एक्शंस। देखिए अरशद साहब, ये तो ये मदोशी ताकत के नशे की तो नहीं थी। अरशद साहब ये तो खैर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनिस्टर साहब, जितने भी वाक़यात हो रहे हैं उसमें PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसमें आपको दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, और पीपल्स पार्टी किस तरह से एक अच्छी जमात हो के, एक रिस्पॉन्सिबल जमात हो के सिंध हुकूमत में जिसके स्टेक्स हैं, सेनेट के इलेक्शन में जिसकी सीटें बढ़ने जा रही हैं, ये अलग होती नज़र आ रही है PDM से, या हिस्सा रहेगी? आपके शो पे मैंने लिख के दिया हुआ है इस बारे में कि पीपल्स पार्टी ना एंटी स्टेट स्लोगन लेके कभी चली है, ना फौज के खिलाफ जाएगी, ना अदलिया के खिलाफ जाएगी, क्योंकि ये मुल्क दुश्मनी है। और वो एग्जैक्टली हुआ। और बिलावल साहब ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट का नाम का जिक्र बात हुई थी, ये शॉकिंग था। वहाँ हवा निकल गई, फिर उसके बाद दूसरी हवा ये निकल गई जब इन्होंने ये रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दरार तो क्या दो डिफरेंट साइड होगी, और मेरे ख्याल से नून लीग अकेली ही खड़ी होगी, और उसका अंजाम जहाँ तक मुझे पता है कि सारे केसेस जो हैं वो पोजीशन पर पहुँच गए हैं जिधर फैसले होने, तो वो उनके बहुत डायमेंशनल हदफ हैं जिसमें वो चाहते हैं कि मरीम चली जाए, फिर इक़्तिदार मिल जाए, नवाज आ जाए, केसेस माफ़ हो जाए, एनआरओ मिल जाए, और ये केसेस से भी जान छूट जाए। तो वो होने वाला नज़र आता नहीं है, और बड़ा क्लैरिटी के साथ है। और बेनिफिट भी पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त सियासी लेवल पे लिया है, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और यही सियासत का हुस्न है। आपकी सियासी बसीरत को बतौर जमात एक सिटिंग मिनिस्टर वफाकी हुकूमत के अप्रिशिएट करें, ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आप ले रहे हैं, या कि कुछ परेशानी होनी चाहिए हुकूमत को? क्या वफाकी वज़रा भी आपकी जमात को अप्रिशिएट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ऑलवेज स्टूड फॉर पाकिस्तान। फेडरेशन की बात की, इदारों का एहतराम किया, तो इसमें कोई दूसरी राय ना कभी थी ना होनी चाहिए।
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मौजूदा हालात में जिस तरह एक पोलराइज्ड पॉलिटिकल माहौल पाकिस्तान में क्रिएट हो गया, जहाँ पर सिर्फ ताने मारे जाते हैं, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, आपको ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो कि सियासी हम आहंगी पैदा कर सके, चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके मामलात को हल कर सके। तो मैं समझता हूँ सियासी बसीरत काश के मौजूदा हुक्मरानों में अगर होती तो शायद ये स्पेस हमें नहीं मिलती। एहतसाब का क्या होगा? सिर्फ उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं ना। वो एहतसाब पीपल्स पार्टी पे भी रहेगा, पीटीआई पे भी रहेगा, नून लीग पे भी रहेगा, उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे होगा? पॉलिटिकल कंसेंसस इस पे होगा कि एनआरओ माइनस एनआरओ एवरीथिंग कैन बी डिस्कस ऑन द टेबल। देखिए मैं आपको बताऊं, एहतसाब कभी भी जो है इज़ नॉट द इशू, आप एहतसाब करें, बट मैं समझता हूँ असल एहतसाब तो तब स्टार्ट होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब के लेफ्ट राइट पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो रोज आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनका एहतसाब का प्रोसेस स्टार्ट हो। हमारा एहतसाब कब से हो रहा है? साहब प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।